जहां तक विषय एक तरीके से जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, उसको एक गब्बर सिंह टैक्स कह देते हैं। मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी के तर्कों में, तथ्यों में किसी रूप में कोई दम नहीं है। और जिस तरीके से विषय कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी अलग ही मुद्दों पर सवार करती है। ये कभी वोट चोरी कहने लगते हैं, तो कभी ये गब्बर सिंह टैक्स कह देते हैं, तो कभी हमारे ऊपर आरोप लगाने लगते हैं, तो कभी केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना प्रारंभ कर देते हैं। मैं समझता हूं इनके आरोपों में किसी रूप में दम नहीं है। एक राष्ट्र और एक कर की बात यदि किसी ने की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्पष्ट रूप से की और डंके की चोट पर की। और जहां तक विषय है एक तरीके से इनके आरोपों का, मैं समझता हूँ ये एविडेंस बेस्ड, फैक्ट बेस्ड नहीं है। और साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से इन्हें किन मुद्दों को उठाना चाहिए, मैं समझता हूँ किसानों के मुद्दों पे इन्हें बात करनी चाहिए, विकास के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, ग्रामीण विकास, शहरी विकास और गरीब पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, संत, इनके विषय पे इन्हें बात करनी चाहिए। हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की। और अगर गरीबों को लाभ हो जाता है, किसान को लाभ हो जाता है, तो सबसे पहले नहीं, अविरल जी, सवाल ये नहीं है जिसका आप जवाब दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि गुड एंड सिंपल टैक्स कहा था ना, तो गुड एंड सिंपल कहां था? इसमें तो इतने सारे स्लैब थे। आप तो वन नेशन वन टैक्स की बात करते थे, आप कितने सारे स्लैब लेकर आए जीएसटी में, कंप्लायंस कितना बढ़ाया, पेपर वर्क कितना बढ़ाया, नियम कितनी बार बदले, उससे वो सिंपल कहां रह गया? वो तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जी नहीं, देखिए, एक राष्ट्र और एक कर की बात हमने करने की जिस प्रकार से वायदा जनता से किया था, तो एक राष्ट्र में एक कर व्यवस्था हो, इसकी हमने चिंता की और पूर्ण रूप से राज्यों की और केंद्र की सहमति से मिल बैठ करके फैसला हुआ। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से राज्यों में कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही। और जहां तक विषय राज्य सरकारों का है, राज्य सरकारें किस प्रकार से एक तरीके से असहमत थी और वो अपने अपने तरीके से काम करना चाह रहे थे जो कांग्रेस पार्टी के शासित राज्य थे। तो मैं सोचता हूं वो तो फिर मोदी जी भी राजी नहीं थे ना। जब वो गुजरात के सीएम थे तब तो जीएसटी के लिए वो भी राजी नहीं थे। फिर तो राज्य सरकार के तो अपनी अपनी चिंताएं होती है, वो तो सभी रखते हैं। नहीं देखिए, लेकिन उसके बाद एक अगर बात कर ली जाए सहमति की, तो आम सहमति हुई, वो भी सबने स्पष्ट रूप से देखा। और उसके पश्चात अगर अब की बात कर ली जाए तो जनता को लाभ हुआ। माननीय मोदी जी ने वायदा किया था जनता को तोहफा देने का, और तोहफा निश्चित रूप से जनता को दिया गया। इस विषय पर ध्यान देना मैं समझता हूं आवश्यक है। विजय कौशिक साहब, सरकार कह रही है कि जो हो गया वो तो हो गया। आपके समय में भी कौन सी जीएसटी थी? हम कम से कम जीएसटी लेकर आए और उन्होंने 2 बड़े निर्णयों का जिक्र किया। उन्होंने कहा एक ही साल में इतने बड़े बड़े 2 फैसले हो गए। 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया, जीएसटी को मोटे तौर पर घटाकर सिर्फ 2 स्लैब में लेकर आ गए। सुधार तो दिख रहा है। इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। जीएसटी कांग्रेस का ही एक प्रस्तावित एजेंडा था जिसे देश की जनता के सामने हम लेकर आए थे, जिसमें 18% से ज्यादा जीएसटी का कोई भी प्रावधान नहीं था। मैक्सिमम 18% तक का था। मोदी जी आए तो 28% तक जीएसटी लगा दी। लोगों का खून चूसने लगे जीएसटी के नाम पर। और सरकार ये जीएसटी के नाम पर दावा करने लगी कि भाई हमें जो जीएसटी मिल रहा है वो इस रेशो में मिल रहा है, इसका मतलब देश तरक्की कर रहा है। तो हमने मोदी जी को ये भी बताया कि आप गलत कह रहे हैं। क्यों गलत कह रहे हैं? कि आप कह रहे हैं कि पहले जीएसटी मान लीजिए 100 रुपए मिलता था, आज 200 रुपए मिल रहा है। तो उसका कारण यह है कि जो 100 रुपए की चीज पर 18% जीएसटी लगता था, अब वो 100 रुपए की चीज 200 रुपए की हो गई है, इसलिए जीएसटी बढ़ गया है। लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण जो गिरावट हुई है, आपको तो फिर भी बढ़कर मिल रहा है, इसलिए आपको पता नहीं लग रहा कि देश के असली हालात क्या हैं। और अब सरकार ने मजबूरी में एक कदम उठाया है, क्योंकि अमेरिका भारत सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। कहीं ना कहीं वो भारत को अस्थिर करना चाहता है, भारत की सरकार को भी गिराना चाहता है। और उस कंडीशन में अब मोदी जी उन जख्मों पर मरहम लगाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे जनता के बीच में पहले से आक्रोश बना हुआ था। जीएसटी को लेकर पहले से आक्रोश बना हुआ था। तो अभी और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके सामने आएंगे, लेकिन मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि सरकार को आम जनता धोखा नहीं देगी। सरकार को धोखा देगा अडानी और अंबानी, क्योंकि अमेरिका के साथ जो उनके हित हैं, अमेरिका जब उनका गलत दबाएगा तो यही लोग मोदी जी की पोल खोलेंगे, और पोल खोलेंगे तो सरकार उनके कर्मों से खुद गिर जाएगी। हमें सरकार गिराने की जरूरत नहीं है। विजय कौशिक जी, अभी सरकार गिराने वाली तो बात ही नहीं हो रही। अभी सरकार गिराने वाली तो बात ही नहीं हो रही। अभी तो ये है कि जीएसटी कट का फायदा, जीएसटी कट का फायदा लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना फायदा? तो बस ये सवाल है।
नहीं मिलेगा ना, अभी भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कारण ये है कि सरकार आम जनता की इतनी जेबें काट चुकी है कि रेट घटाने के बावजूद भी सरकार जनता की कैपेसिटी नहीं है खरीदारी करने की। ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं। और विश्वास ना हो तो आज सरकार ये जो लोन की स्कीमें है इन्हें बंद कर दे। देख लीजिए, बिल्कुल मार्केट अगर चौपट ना हो जाए तो, यानी कि कर्जे की जिंदगी जी रहे हैं लोग। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आम आदमी की जेब में पैसा ही नहीं है अविरल मलिक साहब, तो वो कहां से खरीदारी करेगा? आप सोच रहे हैं जीएसटी कट करके कंजम्पशन बढ़ जाएगा, खपत बढ़ जाएगी। खपत बढ़ने के लिए पैसा तो होना चाहिए जेब में, पैसा ही नहीं है जेब में, ये कह रहे हैं विजय कौशिक साहब। जी देखिए, जब घर का बजट सही होगा तो निश्चित रूप से लोग खरीदारी करेंगे। अब ये विजय कौशिक जी तो खूब खरीदारी करते हैं, करेंगे, मुझे पक्का पता है, पूर्ण विश्वास है, लेकिन जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ भी कहेंगे वो एक अलग विषय है। राजनीतिक बात विजय जी कर रहे हैं, एक अलग चीज हो गई। और जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी वालों का है, तो कांग्रेस पार्टी के लोग कभी धरातल पे बात ही नहीं करते हैं, इसलिए हार रहे हैं। इन्हें मतलब ही नहीं है जनता क्या चाहती है और क्या सुनना चाहती है, क्या मुद्दे हैं जनता के, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। अविरल जी, आप तो ये मानते होंगे ना कि जीएसटी में इतने सारे स्लैब्स की जरूरत नहीं थी, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जिस सपने के साथ जीएसटी को लाया गया था वो इतने सारे स्लैब वाला जीएसटी तो नहीं हो सकता था जितने स्लैब हमने लगाए। यही तो वो कह रहे हैं कि हमने तो शुरुआत में राहुल गांधी ने कह दिया था कि 18% स्टैंडर्ड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आज आप वही तो कर रहे हैं, 18% से नीचे लेकर आगे ज्यादातर चीजों को। यही बात वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो उसी समय कह दिया था कि 18% से ऊपर मत जाइए। देखिए, इसमें कृषि उपकरणों पे जो लाभ हुआ इस बार, मैं सोचता हूँ वो भी सराहनीय है और किसान आज पूर्ण रूप से प्रसन्न है। और इस देश की जो किसान आबादी है वो बहुत बड़ी आबादी है। जो किसान चाहता था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने करने का काम किया। और उसके साथ साथ जहां तक विषय महंगाई का, महंगाई किस तरीके से कंट्रोल हो, इस विषय पे निरंतर माननीय प्रधानमंत्री चिंता करते हैं। और पूर्ण रूप से मैं समझता हूँ इसके माध्यम से महंगाई कंट्रोल हो रही है और ग्राउंड लेवल पे वो अफेक्ट करेगा। और वो ये कह रहे हैं कि आपने 8 साल में 55 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन किया, उसके बाद अब आप आकर कह रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ का बचत उत्सव मनाओ। आपने रशिया से इतने समय तक तेल खरीदा, तेल का दाम का फायदा कहां मिला जनता को? तेल तो वही का वही है, 100 रुपए और 100 रुपए से ज्यादातर शहरों में यही रेट है। आपने अगर सस्ता तेल इतना खरीदा रशिया से तो उसका फायदा आम जनता को कहां आपने आगे ट्रांसफर किया? जी देखिए, जहां तक विषय फायदे की और अगर कंपैरेटिव स्टडी कर ली जाए मोदी जी की सरकार और मनमोहन सिंह जी की सरकार की, यूपीए 1 एंड यूपीए 2 की 2004 से 2014 के मध्य में क्या स्थिति थी और किस प्रकार से ये अपने तरीके से देश को गवर्न एंड रूल कर रहे थे और महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही थी। और एक इनकी वरिष्ठ नेता है, उनके द्वारा भी किस तरीके कहा गया था कि भाई जो दाम बढ़ रहे हैं बढ़ते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी और जिस तरीके से उनके बयान सामने आए थे, मैं सोचता हूँ बहुत से प्रवक्ता हंसी मजाक उड़ा रहे थे उस दौर में, चाहे इनके राज बब्बर जी हों, और बहुत से लोग थे जो हंसी मजाक उड़ाते थे गरीबों की और गरीबी की। तो इसलिए सत्ता से बाहर हुए। 10 साल इनकी सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली रही और उससे पहले भी अगर इनकी सरकारों की बात कर ली जाए 60 साल रही। और 1971 से गरीबी हटाओ की बात कर रहे हैं। इंदिरा जी ने 1971 में गरीबी हटाने की बात की थी। इंदिरा जी भी गरीबी हटाती रही, राजीव जी भी गरीबी हटाते रहे, और उसके बाद जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब गरीबी हटाते रहे, और एक तरीके से पीवी नरसिम्हा राव साहब गरीबी हटाते रहे, सोनिया गांधी जी गरीबी हटाती रही, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी अभी गरीबी हटा रहे हैं, और रॉबर्ट वाड्रा जी भी गरीबी हटाने की बीच बीच में करते रहते हैं। अब ये पता नहीं कौन सी गरीबी है जिसे हटाने की बात हमेशा करते रहते हैं और ये हटती नहीं है। और 1971 से लगातार बात करते आ रहे हैं और इनकी लंबे दौर तक सरकारें भी रह चुकी, उसके बावजूद भी ये गरीबी की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो चुके हैं, इसीलिए इस प्रकार की बात करते हैं। और उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जितने राजनीतिक रूप से बेरोजगार परिवार हैं वो सारे इकट्ठे इंडी अलायंस के रूप में हुए। और बिल्कुल स्पष्ट है, अगर जम्मू कश्मीर से बात कर ली जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, जिस तरीके मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती एक परिवार, दूसरा घराना राजनीतिक घराना है, वहां फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। बिहार की बात कर ली जाए तो लालू परिवार, यूपी में सैफई वाला परिवार, अखिलेश जी का परिवार, और कांग्रेस का मतलब है गांधी परिवार, और शिवसेना यूबीटी के अंदर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, और ये अगर एनसीपी शरद पवार की बात कर ली जाए, शरद पवार जी और सुप्रिया सुले जी, और दूसरी ओर बात कर ली जाए बंगाल की तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी टीएमसी में। तो मैं समझता हूँ ये सारे परिवार इकट्ठे हुए और व्यक्तिवादी संगठन आम आदमी पार्टी है। हालांकि ये कहते हैं वो अलग हो गए और कम्युनिस्टों की क्या विचारधारा, क्या करतूतें हैं वो भी सबको मालूम है, सबके मध्य में है। मैं समझता हूँ ये राजनीतिक रूप से समाप्त हो चुके हैं, इसलिए अरगल प्रलाप। ठीक है विजय जी, वो ये कह रहे हैं कि फायदा तो मिलने वाला है, अब चाहे उस पर कुछ भी कह लिया जाए। पहले भले ही वो कॉम्प्लिकेटेड था, ये माना कि वो कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अब तो सिंपल है।
अब तो अब आप उसे गब्बर सिंह टैक्स नहीं बता सकते, अब तो जो आप चाह रहे थे वही हो गया, 18% से नीचे रह गया सब कुछ। एक परिस्थिति होती है, उसमें अगर सही समय पर सही कदम ना उठाया जाए तो वो परिस्थितियां फिर भयानक रूप ले लेती हैं। आज देश के यही हालात हैं। ये अभी हमारी सरकारों पर टिप्पणी कर रहे थे, हमने ये कहा था, वो हुआ नहीं, वो नहीं हुआ। मोदी जी से शुरुआत कर लेते हैं। 2014 से कहा था अच्छे दिन आएंगे, क्या देश के अच्छे दिन आ गए? उन्होंने कहा था विदेशों से काला धन वापस लेकर आएंगे, क्या काला धन वापस आ गया? उल्टा बढ़ गया। उन्होंने कहा था कि देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर का मतलब ये होता है कि हम कर्जा नहीं लेंगे, लेकिन विदेशी कर्जा ले लेकर 250 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देश के ऊपर कर दिया मोदी सरकार ने। प्रदूषण में देश को नंबर 1 बना दिया, भ्रष्टाचार में देश को नंबर 1 बना दिया, नमामि गंगे परियोजना घोटाला, पीएम केयर्स घोटाला, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी, लाखों करोड़ रुपए कौन खा गया? घोटालों की सरकार है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मान लीजिए आज आपको पैसे बचे, सपोज कीजिए, और आपके बच्चे की जो फीस स्कूल की, कॉलेज की, पहले कांग्रेस राज में एक हिस्से 2000 रुपए होती थी, आज वो 30,000 रुपए महीने हो गई, 40,000 रुपए महीने हो गई। तो आप उस बच्चे की फीस भरोगे पहले या अपनी सुविधा का कोई सामान खरीदोगे? जाहिर सी बात है बच्चे की फीस भरेंगे। मैं ये कहता हूं कि आपने कहा था कि एक देश और एक टैक्स व्यवस्था, फिर आपने पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर क्यों रखा? क्यों आपने पेट्रोल डीजल के ऊपर 50% टैक्स वसूला? क्यों आपने वाहनों के ऊपर 50% टैक्स वसूला? आपने तो कोरी लूट। अरे विजय कौशिक साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? पेट्रोल डीजल को इस टैक्स के दायरे में, जीएसटी में लाने के लिए तो कोई भी राज्य सरकार तैयार नहीं है, आपकी भी कोई राज्य सरकार तैयार नहीं है। किसी एक राज्य सरकार का तो बताइए, कांग्रेस शासित राज्य के, जिसने जीएसटी काउंसिल में मांग उठाई हो कि साहब इसको कर दीजिए, पेट्रोल डीजल को भी ले आइए जीएसटी के दायरे में। नहीं तो अभी भी बहुत से राज्य तैयार नहीं थे, तो फिर क्यों घटा दी जीएसटी मोदी जी ने? नहीं तो वोटिंग की बारी आ गई थी ना, वोटिंग की बारी आ गई थी। आपके शासन वाले जो राज्य हैं वो देखना नहीं चाहते थे पब्लिक के सामने कि हम इसके खिलाफ जा रहे हैं। अब खुद की कुर्सी जाने की बारी आई, तो इसी तरीके से आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों ने मोदी जी की कुर्सी बचाने के लिए फैसला ले लिया, तो कांग्रेस ही बचाना चाह रही है कुर्सी फिर तो। मैं आप कुछ भी समझ ले, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार इस डिसीजन को ले सकती है तो पेट्रोल डीजल पर से जीएसटी घटाने को लेकर क्यों डिसीजन नहीं लिया? ठीक बात है आपकी। जब आपके राज्य अभी भी राजी नहीं थे जीएसटी कटौती के लिए, तो पेट्रोल डीजल पर भी वो माने जाएंगे। अविरल मलिक साहब, भाई राज्य सरकारें तो, अब बहुत सारी राज्य सरकारें तो इस वाले जीएसटी कट के लिए भी तैयार नहीं थी ना, फिर भी वो हो गया। पेट्रोल डीजल को डालना चाहिए जीएसटी में, कम हो जाएगा रेट। भाजपा सरकार नहीं, देखिए विजय जी का हो सकता है, लेकिन जहां तक विषय धरातल का और एक तरीके से एक्सेप्टेंस की अगर बात कर ली जाए, कांग्रेस वालों का क्या ओपिनियन है ये बता देना चाहिए। और ये तो अडानी अंबानी चिल्लाने वाले लोग हैं, ये विजय जी तो अडानी अंबानी चिल्लाते हैं, इससे ज्यादा ये कुछ बात करते नहीं है कांग्रेस वाले। अडानी अंबानी पे मेरा तो एक सवाल इससे रहेगा विजय जी, नहीं देखिए बुरा मत मानिए, अडानी के विषय पे एक छोटा सवाल ये है, आपकी सरकार तेलंगाना प्रदेश के भीतर है और वहां रेवंत रेड्डी की सरकार है। अब रेवंत रेड्डी की सरकार ने अडानी के साथ एमओयू साइन क्यों किया, सवाल ये था। और ये सुप्रिया सुले जी से पत्रकारों ने, वरिष्ठ पत्रकारों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस दौरान सवाल पूछा था, और सुप्रिया सुले भी मौजूद थी और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री जो पी चिदम्बरम जी थे वो मौजूद थे। अब चिदम्बरम जी ने माइक खिसका के सुप्रिया जी की तरफ कर दिया, दोनों में से किसी ने जवाब दिया नहीं कि क्या संबंध है अडानी के साथ। अब मेरा सवाल यही है, कम से कम विजय जवाब दे दें, अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं सैकड़ों प्रवक्ताओं से कांग्रेस से पूछ चुका, लेकिन किसी के पास कोई जवाब है ही नहीं। मैं आपको दूंगा जवाब, बोलिए क्या पूछते हैं आप? वो ये पूछ रहे हैं कि अडानी आप करते हैं, कोई ऐसा कांग्रेस शासित राज्य है जहां पर हजारों करोड़ रुपए का अडानी साहब का इन्वेस्टमेंट ना हो? और अगर आप उनको भ्रष्ट मानते हैं तो फिर अपने राज्यों में इन्वेस्टमेंट क्यों लेते हैं उनसे? देखिए पहली बात, हमारी महानता तो देखिए, अगर हमारे राज्य में किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है फिर भी हम उसकी पोल खोल रहे हैं, तो ये हमारी पार्टी की महानता है नहीं है? अरे आप तो उन्हें भ्रष्ट मानते हैं, तो फिर भ्रष्ट व्यक्ति से इन्वेस्टमेंट ही क्यों लेना? अरे आप समझे नहीं ना, एक भ्रष्ट आदमी, सुनिए, भ्रष्टाचार इसलिए मचा रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने उसे छूट दे रखी है। हमारे राज्य में हमारी शक्ति के आगे वो ये कहता है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, तो हम कहते हैं काम करो। चलिए, अडानी साहब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कहीं कोई एफआईआर करवाई है पूरे देश में? देखिए एफआईआर सरकार केंद्र में जो होगी वो दर्ज कराएगी। क्यों?
कोई भी एफआईआर कर, कोई आम नागरिक जाकर एफआईआर करवा सकता है साहब, सरकारी एफआईआर करवा सकती है क्या? सुनिए, बिल्कुल आप करा कर दिखा दीजिए ना। अरे सर, कांग्रेस पार्टी के पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, कांग्रेस पार्टी डरती है क्या अडानी जी से? आप ये कह रहे हैं? फिर वही बात, मेरी बात सुनिए, मान लीजिए कोर्ट में ही न्याय मिलने की उम्मीद ना हो हमें, तो फिर जब तो क्या करेंगे? अब आप तो देश की जुडिशरी से विश्वास ही खो चुके हैं। अगर देश की जुडिशरी पर विश्वास ही नहीं बचा तो फिर कहने के लिए क्या बचेगा? एफआईआर दर्ज करता है पुलिस प्रशासन, पहली बात। हाँ। दूसरी, एफआईआर दर्ज होती है कोर्ट के माध्यम से। मान लीजिए कोर्ट एफआईआर दर्ज ना करने के आदेश दे तो हम क्या चलिए एक प्रयास तो बताइए जहां पर कोर्ट ने रोक दिया हो आपको, कोई एक प्रयास तो बताइए जब कोर्ट ने आपको रोका हो। सुनिए, कोर्ट को खुद अधिकार है कि वो स्वयं ही किसी भी मुद्दे पर संज्ञान ले सकती है। कोर्ट ने क्यों संज्ञान नहीं लिया? अच्छा, किस मुद्दे पर संज्ञान ले बताइए, किस मुद्दे पर संज्ञान ले बताइए? इस मुद्दे पर संज्ञान ले कि रशिया से तेल भारत सरकार ने खरीदा है या अंबानी ने खरीदा है। तेल अगर अंबानी ने खरीदा है और उसका दंड भारत को भुगतना पड़ रहा है तो कोर्ट। अरे विजय कौशिक साहब, आप क्या बोल रहे हैं? आप जानते हैं इस चीज को? तेल किससे कोई खरीद सकता है? क्या कोई व्यापारी बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? बताइए। क्यों नहीं कर सकता? तो फिर कोई भी बिजनेसमैन किसी देश से तेल खरीदे, क्या उसे रोक सकते हैं आप? अरे भाई साहब, रोक सकते हैं, क्यों नहीं रोक सकते हम? कौन कहता है नहीं रोक सकते? तो रोक लेना चाहिए तेल खरीदने से। देश के ऊपर उस चीज का प्रभाव, बिल्कुल, अगर अंबानी को फायदा हो रहा है तो रोक देना चाहिए। नुकसान देश का हो रहा है। अरे सर, जिनका आप नाम ले रहे हैं वो दुनिया में सबसे बड़ी रिफाइनरी चलाते हैं यहाँ गुजरात के जामनगर में। उसी तेल को रिफाइन कर करके दुनिया भर के देश में बेचा जाता है। अरे सुनिए ना, अगर आपके अंदर जरा सी भी देशभक्ति है ना तो मेरी बात गौर से सुन लीजिए। अगर ये तेल भारत सरकार खरीद कर बेच रही होती, फिर अमेरिका हमारे खिलाफ प्रतिबंध लगाता, हमें कोई ऐतराज नहीं था, हम लड़ते और लड़ रहे हैं, आज भी हम खिलाफ है अमेरिका के। ठीक है, सवाल ये है फायदा चंद लोगों को और नुकसान देश का। ठीक है। विरल मलिक साहब, आखिरी कमेंट। चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में आप ऐसा जीएसटी लेकर आए और अब भी तेल खरीद करके लोगों तक फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। आखिरी कमेंट है विरल मलिक जी। नहीं देखिए, जहां तक विषय चंद लोगों का, मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करती है। चंद लोगों का जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं पूर्ण रूप से तथ्यहीन है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय हमारी पार्टी का, तो अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक उसे लाभ पहुंचाना, उसकी चिंता करना, ये हमारा उसूल है। और इन उसूलों पर भारतीय जनता पार्टी चलती थी, चलती है और भविष्य में भी चलती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का। फिलहाल जरूरी यह है कि जो जीएसटी में रेट कट हुआ है उसका फायदा आम जनता तक पहुंचे, कंजम्पशन बढ़े, खपत बढ़े और हमारी इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलने का सपना देखा गया है, हमारी इकोनॉमी तेज रफ्तार से आगे बढ़ पाए। छोटा सा ब्रेक।